हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वेनगार्ड डिफेंस एकेडमी। और फिर से हम लेके आए क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। तो कल कुछ बातें हमने की थी चैप्टर से रिलेटेड। क्या चीज पढ़ी थी हमने? क्रॉप के बारे में पढ़ा था, कौन से सीजन होते हैं क्रॉप के और कौन सा क्रॉप उन सीजन में उगाया जाता है, किस टाइम पीरियड में उगाया जाता है, ये सारी बातें हमने की थी। अब देखो, क्रॉप कल्टीवेट करने से लेके क्रॉप को हार्वेस्ट करने तक का एक पूरा एक प्रोसेस होता है। जो एक फार्मर होता है वो उसको पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिस करता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में काफी कई सारी स्टेप्स होती है जिसके चलते हुए फार्मर शोविंग से लेके उसको हार्वेस्ट करने तक का पूरा सफर तय करता है। तो आज हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि काफी कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की प्रिपरेशन करना, सॉइल को प्रिपेयर करना। किसके लिए प्रिपेयर करना? फसल उगाने के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम देखते हैं हमारे जो खेत होते हैं वो काफी समय तक जैसे बैरन पड़े हुए रहते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं की हुई होती है। तो क्या होता है, उसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको काफी समय तक पड़े रहने की वजह से उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके जो माइक्रोब्स हैं और उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है? ड्रेन हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। और वो क्यों होती है? जब डायरेक्ट सनलाइट कांटेक्ट में आती है माइक्रोब्स के, न्यूट्रिएंट्स के, मिनरल्स के, तो वो क्या हो जाती है? एग्जॉस्ट हो जाती है, वहां से ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस फर्टिलिटी को वापस रीगेन करने के लिए और हमारी फसल अच्छे से उग पाए उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के क्या क्या फायदे हैं? तो पहला फायदा हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो बेनिफिट है वो क्या है? रूट्स पेनिट्रेशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, जो जड़ होती है, रूट होती है, उनका पेनिट्रेशन हो सके और इजीली रेस्पिरेशन हो सके। सेकंड फायदा क्या है? दूसरा फायदा है हेल्प टू ग्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द सॉइल। जो सॉइल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रो करने में मदद मिलती है। तीसरा है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी या न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होना। चौथा जो फायदा है वो है रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड पेस्ट्स। वीड्स और पेस्ट्स को रिमूव करने का। और पांचवा है वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, ये कुछ फायदे होते हैं किसके? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के। तो इन्हीं सभी फायदों को हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये समझो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो करते हैं वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाविंग एंड टिलिंग की मदद से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जाती है। अब ये प्रोसेस जो होता है ये क्या काम का होता है? इससे क्या होगा? तो बेटा इससे होगा सॉइल का लूज होना और टर्न करना, यानी लूजनिंग ऑफ सॉइल और टर्निंग ऑफ सॉइल होता है। अब इससे क्या फायदा होगा? तो बेटा लूज होगी और टर्न होगी, उससे कई सारे फायदे होंगे। वही फायदे हम इसमें पढ़ेंगे एक एक स्टेप के अंदर।
तो पहला फायदा है रूट पेनिट्रेशन एंड रेस्पिरेशन। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो पहला जो फायदा है उसमें देखते हैं क्या फायदे होते हैं, क्यों क्या होता है ये रूट का पेनिट्रेशन और रेस्पिरेशन। तो रूट पेनिट्रेशन में क्या होगा, जब हम टर्निंग करते हैं, जब लूजनिंग करते हैं सॉइल को, तो उस समय क्या होता है, हमारी जो सॉइल है उसके बीच में क्या हो जाता है, काफी स्पेस प्रोवाइड हो जाता है, काफी स्पेस मिल जाता है, जिससे क्या होगा, जब हम सीड शो करेंगे, जब शोविंग ऑफ सीड करेंगे, तो उस समय जब वो सीड जर्मिनेट होगा, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो उसमें से दो सिस्टम निकलेगा, एक तो रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। तो हमारा रूट सिस्टम क्या करेगा, इजीली अपनी और ज्यादा रूट शेयर को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, फैलाएगा, ताकि मिनरल्स और वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल से और ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। वो क्यों हुआ, क्योंकि सॉइल तो जो सॉइल थी वो क्या हो चुकी थी, लूज हो चुकी थी, ठीक है। दूसरी बात रेस्पिरेशन, तो रेस्पायर कैसे करेगा, रेस्पिरेशन में कैसे मदद मिलेगी, तो बेटा जब सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स लेगी, न्यूट्रिएंट्स लेके क्या करेगी, प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स हैं उनको सेंड करेगी, उनको भेजेगी, ताकि फूड बना सके, लीव्स को भेजेगी। अब क्या होगा, जब ये सारा काम करेगी, फूड बनाने का जो प्रोसेस होगा और एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब मिलेगी, जब रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन कब होगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, जब लूज हो जाएगी सॉइल, उस सॉइल के बीच में कई सारा स्पेस उसको मिल जाता है, और उस स्पेस के अंदर क्या होगा, एयर ट्रैप हो जाती है, और उस एयर के अंदर से ऑक्सीजन मिलता है किसको, रूट को, और रूट वहां से ऑक्सीजन लेके रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोवाइड करके और फूड क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी। ये था फायदा पहला। दूसरा फायदा हम देखते हैं, हेल्प टू ग्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या काम करते हैं, वो हमारी सॉइल को और ज्यादा मिनरल रिच बनाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं और फर्टाइल करने का काम करते हैं। तो उन माइक्रोब्स को, उन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है ये प्रोसेस, कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब ये कैसे करेगा, देखो हमने एक नाम सुना है जिसको बोलते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को सब जानते हो, अर्थवॉर्म को हिंदी में हम केंचुआ बोलते हैं, समझ गए। ये थोड़ा केंचुआ कैसा लगता है, सांप का बच्चा जैसा लगता है, ठीक है, स्नेक का जो बच्चा होता है उस जैसा लगता है ना। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको सांप का बच्चा समझ के इसको बेचारे को मार देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि कितने फायदेमंद है ना। केंचुआ जो होता है, अर्थवॉर्म होता है, उसको हम अनदर नेम से जानते हैं, जो कि है बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर और इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का इंजीनियर। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर और इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम क्यों बोला जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है कि जो अर्थवॉर्म होता है वो क्या करता है, अर्थवॉर्म प्लांट की जो डेब्रीज होती है, प्लांट्स की डेब्रीज यानी वेस्ट, ठीक है, जो वेस्ट होता है प्लांट का, या फिर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको क्या करता है, एंड सॉइल को, जो मिट्टी होती है, इन सबको इनटेक करता है यानी कंज्यूम करता है। कौन, अर्थवॉर्म इनको कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करके इनको क्या कर देगा, डाइजेस्ट। अब ये जब डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेशन के दौरान क्या होता है, अर्थवॉर्म के गट सिस्टम में, गट यानी उसके पेट में फंगी और कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक्चुअल में डाइजेस्ट करते हैं इस प्लांट डेब्रीज को, इस सॉइल के जो सॉइल जो प्रेजेंट है, प्लांट डेब्रीज है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इन सबको कौन डाइजेस्ट करता है, ये फंगी और बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं। ये डाइजेस्ट करके उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बना देते हैं। किसमें बना देते हैं, सिंपल फॉर्म में। और जब ये डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, इसको एक्सक्रीट कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है, कौन कर देता है, अर्थवॉर्म। और किस फॉर्म में जो एक्सक्रीशन आता है, जो वेस्ट आता है बाहर निकल के, वो किस फॉर्म में आता है, ह्यूमस की फॉर्म में आता है। एक्सक्रीट मतलब खाना खाने के बाद में जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है।
तो जो वेस्ट रह जाता है उसको एक्सक्रीट कर देता है। इसको एक्सक्रीट किस फॉर्म में करेगा? ह्यूमस की फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना, ये जो ह्यूमस है, ये ह्यूमस हमारी सॉइल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसा होता है? ये होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, और इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड। अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री में पेट्रोलियम की, तो उसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में, तो ह्यूमस को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है ब्लैक गोल्ड? उसके बारे में भी समझिए। ब्लैक गोल्ड इसे इसलिए बोला जाता है कि जो नॉर्मल या फिर एवरेज जो सॉइल हमने देखते हैं फील्ड के अंदर, जो एवरेज सॉइल हमें जो मिलती है आसपास में हमारे खेत में, उसके कंपैरेटिवली, उसके मुकाबले जो ह्यूमस होता है वो 5, 7 और 11, ये चीज याद रखना, 5, 7 और 11 कंपैरेटिवली 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन होती है, 7 गुना ज्यादा फॉस्फोरस होता है और 11 गुना ज्यादा पोटेशियम प्रेजेंट होता है किसके अंदर? ह्यूमस के अंदर। जब इतने ज्यादा गुने न्यूट्रिएंट्स एवरेज सॉइल के मुकाबले आपको ज्यादा मिलते हैं, तो ये एक तरह से ब्लैक गोल्ड ही है। किसके लिए? खेती के लिए या फिर सॉइल के लिए। अब ये जो ह्यूमस है, ये ह्यूमस किसने डाइजेस्ट किया? फंगी और बैक्टीरिया ने किया, ठीक है। ये किसके अंदर थे? अर्थवॉर्म के अंदर थे। इसीलिए अर्थवॉर्म को क्या बोला जाता है? बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर या फिर इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या करता है? जो इकोसिस्टम में कुछ भी चीजें खराब होती है उसको सही कर देता है, सब चीजें बैलेंस कर देता है। अब इसका ऐसे ही थोड़ी ना इसको बेस्ट फ्रेंड बोलेंगे, सिर्फ एक फायदे से थोड़ी बोलेंगे, इसके और भी कई फायदे होते हैं। देखो नेक्स्ट फायदा, क्या फायदा होता है? ये जब ह्यूमस देता है सॉइल में, तो ये जो ह्यूमस होता है इसके साथ में बेटा म्यूकस भी निकालता है। म्यूकस मतलब एक चिपचिपा स्टिकी चिपचिपा क्या होता है? पदार्थ होता है, मटेरियल होता है ना, सब्सटेंस होता है, जो क्या होता है अपने कोलन सिस्टम में यानी गट सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो कि हमें बाहर के बैक्टीरिया या फिर HCl या जो एसिड वगैरह होती है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल लिनिंग ऑफ द गट, ठीक है। अपने जो पेट की जो अंदर की एक लिनिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है एसिड से। तो ये जो म्यूकस होता है ये साथ में आता है किसके? इस ह्यूमस के साथ में। और ये म्यूकस कहां से आएगा? अर्थवॉर्म के पेट से आएगा। अर्थवॉर्म के साथ में ये जो अर्थवॉर्म के पेट से जो म्यूकस निकलता है, इस म्यूकस में 2 हार्मोन्स होते हैं, एक तो होता है ऑक्सिन और एक होता है साइटोकिनिन। ये साइटोकिनिन और ऑक्सिन जो हार्मोन है, अगर आपने पढ़ा हो तो बेटा ये हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये हार्मोन्स? प्लांट को डेवलप, उनको फास्ट ग्रोइंग, उनकी डेवलपमेंट, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सा? ऑक्सिन और साइटोकिनिन। तो साइटोकिनिन और प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में, उनको डेवलप करने में ये हार्मोन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन होता है किसका? प्लांट का। अब देखो ऑक्सिन और साइटोकिनिन क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं रूट के और तुरंत क्या करते हैं? इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस वजह से जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छी प्रोडक्शन देंगे। फायदे हो गए, ठीक है। अब और क्या फायदे होते हैं इसके? देखो ये 2 तो आपने देख लिया, ठीक है। अब जो सॉइल है, उस सॉइल को पहले तो इसने ह्यूमस दिया, ठीक है, फिर इसने म्यूकस दिया जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी खासी होती है। और जो इसके अंदर और भी माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं? सॉइल को, जो नाइट्रोजन जो होती है उसको यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं। जो नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल फॉर्म में बना के प्लांट के लिए क्या करते हैं? अवेलेबल करते हैं। तो उनको भी इंक्रीज करने में अर्थवॉर्म क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। क्या करता है? मदद करता है। अब इतने जबरदस्त चीज को हम क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, तो इसके लिए कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई, ये और ज्यादा प्रोड्यूस कर सके और अच्छी तरीके से जी सके, ठीक है, और हमारे लिए सॉइल को क्या कर सके? फिक्स कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, जिससे क्या होगा? सॉइल के अंदर गैप मिलेगा, सॉइल लूज होगी, ठीक है, तो अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी,
अच्छे से स्पेस मिलेगा, किसको, अर्थवॉर्म को। अब अर्थवॉर्म क्या करता है बेटा, अर्थवॉर्म क्या करता है, स्किन से क्या करता है, ब्रीदिंग करता है या फिर रेस्पिरेशन करता है। किससे करता है, स्किन से। तो स्किन से रेस्पायर करेगा तो उसको अच्छी अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, तो खाली जगह मिलनी चाहिए ताकि एक्सचेंज ऑफ एयर हो सके। दूसरी बात, ज्यादा गैप रहेगा सॉइल में तो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, किसकी, सॉइल की, जिससे क्या होगा, वाटर ज्यादा रिटेन होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा सॉइल में, और आसपास का मॉइस्चर, आसपास में जो उसका सॉइल होती है जहां अर्थवॉर्म होगा वहां पे पानी अवेलेबल होगा, मॉइस्ट रहेगा, वेट एनवायरनमेंट रहेगा, ताकि वो और अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये सारी चीजें क्या है, अर्थवॉर्म के फायदे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हेल्प टू न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल होने में कैसे हेल्प करती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो वो देखो बेटा, वो ऐसे हेल्प करती है, जब हम टर्निंग करेंगे, टर्निंग यानी प्लाविंग करेंगे, तो नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली सॉइल नीचे चली जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो सॉइल थी काफी समय तक पड़ी रहने की वजह से वो उसकी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स क्या हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अब हम जब प्लाविंग करते हैं, जब हम लूजनिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, नीचे वाली सॉइल आ जाती है ऊपर की तरफ और ऊपर वाली चली जाती है नीचे की तरफ। तो ऊपर जब हम सॉइल आ जाती है तो उस सॉइल के अंदर हमें क्या चाहिए, जब हम बीज बोते हैं तो रूट हमारी उस एरिया में होती है, ताकि ये क्या कर सके, रूट इजीली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो तीसरा बेनिफिट हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। इसके बाद में है रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड पेस्ट। अब रिमूविंग ऑफ वीड एंड पेस्ट कैसे करेंगे, तो देखो बेटा, हमारी जो सॉइल है उसके अंदर कई सारे वीड्स उग जाते हैं। ठीक है, वीड्स ग्रो कर जाते हैं। अब ये वीड्स क्या होता है, तो वीड्स क्या होता है बेटा, जब हम क्रॉप उगाते हैं या क्रॉप से पहले जब शोविंग ऑफ सीड करते हैं, उससे पहले हम खेत में देखते हैं कि अनवांटेड प्लांट जिसको हमने उगाया भी नहीं, जिसको हमने उगाया भी नहीं, जिसको हम ना चाहते हुए भी वो क्या हो गए, उग गए। ठीक है, ग्रो कर गए। तो उन प्लांट्स का क्या भाई नुकसान है हमें, तो वो क्या करेंगे, अगर वो वीड्स वहां प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे क्रॉप प्लांट से, क्रॉप की जो प्लांट्स है उनका फूड, उनकी सनलाइट, उनकी प्लेस, उनकी मिनरल्स सारी छीन लेंगे। ठीक है, तो वीड्स को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये वीड्स क्या करते हैं, ये खतरा होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, उनकी सारी चीजें खा जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। जब हम प्लाविंग करते हैं तो क्या होगी, टर्निंग ऑफ सॉइल होगी, लूजनिंग ऑफ सॉइल होगी, तो जिससे क्या होगा, वो वीड जो है वो रूट के साथ में बाहर निकल के आ जाएंगे या फिर बाहर कट जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लाविंग और टिलिंग का क्या फायदा है, रिमूविंग ऑफ वीड। दूसरा क्या है, पेस्ट। जो अंदर कई ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे प्लांट को खा जाते हैं, या तो उसकी रूट को खा जाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, वाटर, ये सब बंद हो जाएगी। तो खाना पीना बंद हो गया तो इंसान मर जाता है ना। तो ऐसे प्लांट का खाना पीना बंद हो जाएगा तो प्लांट भी मर जाएगा। तो उसकी रूट को खत्म कर देते हैं, या फिर उनकी लीव्स को, जो लीव्स होती है वो क्या करती है, फूड फैक्ट्री होती है, नहीं होती प्लांट की। कैसे, क्योंकि लीव्स के अंदर क्या होता है, खाना बनता है, और वो किसकी मदद से बनता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका होता है, लीव्स का होता है। तो अगर वो पत्तों को खा गए कीड़े, तो क्या होगा, प्लांट फूड नहीं बना पाएगा और वो वैसे ही मर जाएगा। तो रिमूविंग ऑफ वीड एंड पेस्ट भी हमें इस प्रैक्टिस से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। अब वाटर कैसे मैनेज होगा, तो बेटा जितनी भी सॉइल लूज होती है उससे फायदा क्या मिलता है, जब पानी, जब इरिगेशन हम देते हैं, जब रेन होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो उस समय जो वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, उस लूज सॉइल के अंदर अच्छे से होल्ड हो जाता है, यानी कि वहां पे रिटेन हो जाता है, वहां पे फंस जाता है। और जब सीड को, जब वाटर की जरूरत होती है, सीड को रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होता है, तब क्या करता है, उस वाटर से क्या करेगा, वो पानी ले लेगा और अपना काम चला लेगा। तो ये है वाटर मैनेजमेंट।
तो ये सारी की सारी चीजें हमने किस में देखी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। ये फायदे हमने देख लिए, इन्हीं फायदों से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होगी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, वो क्या होगी, सेकंड स्टेप, वो है शोविंग ऑफ द सीड। अब शोविंग ऑफ द सीड देखते हैं भैया, यानी बीज बोने का काम। भाई खेत को हमने अच्छे से कर दिया, उसमें सारा काम कर दिया, प्लाविंग टाइलिंग करके, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ा दिए, अर्थवॉर्म बढ़ा दिए, है ना, वीड हटा दिए, पेस्ट खत्म कर दिए, पानी की भी अच्छी व्यवस्था बना दी उसमें। अब हम देखेंगे शोविंग ऑफ सीड, यानी बीज बोने का काम। अब देखो, बीज बोने से पहले सबसे पहली चीज देखनी पड़ती है सीड सिलेक्शन, यानी कि बीज कैसे हो। ठीक है भाई, अच्छे बीज होंगे तो अच्छी प्रोडक्शन होगी, अच्छी फसल उगेगी। खराब बीज बोएंगे तो खराब फसल उगेगी, है ना भाई। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा ही सीखेंगे, है ना। उल्टी सीधी शिक्षा लोगे तो उल्टी सीधी चीजें ही करोगे आप, है कि नहीं। तो अच्छा ज्ञान हमेशा अच्छी चीजें करवाता है, बुरा ज्ञान हमेशा बुरी चीजें करवाता है, ध्यान में। तो इसी तरीके से सीड भी अच्छी बोएंगे तो अच्छी फसल मिलेगी। तो ये सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करेंगे, तो पुराने समय में, पहले के समय से हमारे बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं, उस चीज को हम फॉलो करते हैं आज भी। लेकिन आजकल क्या हो गए, कई सारी शॉप्स बन चुकी है जहां पे हमें क्या मिलते हैं, सीड मिल जाते हैं, है ना, खाद मिल जाता है, यानी कि फर्टिलाइजर वगैरह मिलते हैं, नहीं मिलते। तो आजकल वहां से हाइब्रिड सीड हम लेके आते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी फसल उगा देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि पिछली फसल जो उगाई थी उसमें से कुछ सीड अगली फसल उगाने के लिए रख लेते हैं। आजकल ये गाँवों में होता है, पहले भी होता था और आज भी होता है, ठीक है। सारे लोग क्या करते हैं, बाहर से नहीं लाते, कुछ लोग अपना बीज बचा के रखते हैं। अब काफी समय तक वो पड़ा रहने की वजह से उसके अंदर क्या हो जाता है, पेस्ट वगैरह जो होते हैं, टर्माइट वगैरह जो होते हैं, कीड़े वगैरह, वो क्या कर जाते हैं, उसको खा जाते हैं। और वो क्या खाते हैं, उसका बीच वाला पार्ट खा जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सीड का जो बीच वाला जो पार्ट होता है, ऊपर तो होता है सीड कोट और बीच में होता है एम्ब्रियोनिक पार्ट, जो किसमें बदलता है, प्लांट में बदलता है। वही जर्मिनेट होके किसमें बदलेगा, प्लांट में। और उसी बीच वाले पार्ट में होता है फूड, यानी कि उसका सारा जो एनर्जी का सोर्स होता है वो किसमें होता है, उसके मिड पार्ट में होता है, किसके, सीड के। तो बेटे ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये भी बहुत समझदार होते हैं। ये क्या करते हैं, उसके बीच वाले पार्ट को खा जाते हैं, है ना। अब जब बीच वाले को खा जाएंगे तो उसका क्या होगा, अंदर कुछ जर्मिनेशन ही नहीं होगा, जर्मिनेट होने वाला कुछ मिलेगा ही नहीं। और वो कैसा हो जाएगा, खोखला। कैसा हो जाएगा, खोखला। अब खोखला हो गया तो खोखली चीज के अंदर एयर, भाई जहां खाली जगह मिलेगी वहां हवा मिलती है, क्या मिलती है, हवा मिलती है कि नहीं है। अगर हम बोतल को खाली करके पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगी, तैरेगी ना, फ्लोट करेगी। तो इसी तरीके से अब हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। तो बीच में से बीज हो गया खोखला और फंस गई क्या, हवा। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो बीज पड़े रहते हैं पिछले साल वाले, उन बीज में से क्या करते हैं, कुछ हिस्सा हम एक वेसल लेते हैं, वेसल यानी कुछ कंटेनर लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे, है ना। पानी भर लिया, पानी भर के गर्म कर लेंगे और बढ़िया तरीके से नहा लेंगे ना। ये करते हैं नहीं, इसमें पानी भर के वो कुछ हिस्सा हमने लिया था सीड का, वो इसमें डाल देंगे। अब आपको दो चीज दिखेगी, क्या दिखेगी, जैसे बीज डालते हैं डायनासोर निकल जाएगा, नहीं, कुछ और चीज दिखेगी। तुम तो ये सोच रहे हो कि बीज डालेंगे डायनासोर, तो क्या होगा इसमें, देखो जैसे ही बीज डालेंगे दो चीज आपको दिखेगी। पहली चीज तो ये दिखेगी कि जो कुछ सीड्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं और कुछ सीड्स क्या कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं। सम सीड फ्लोट, सम सीड सिंक। दूसरी चीज, अब इसमें से कुछ सीड जो फ्लोट कर रहे हैं, तो कुछ से ज्यादा सीड क्या करेंगे, सिंक करेंगे। मोर सिंक, लेस फ्लोट। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, मोर फ्लोट और लेस सिंक। तो इन दोनों में से एक चीज आपको देखने की मिलेगी, दोनों चीज तो नहीं देखने को मिलेगी। या तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ सीड्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं और ज्यादातर सीड सिंक कर रहे हैं, यानी डूब गए। और सेकंड थिंग आपको देखने की मिलेगी कि बहुत सारे सीड आपको फ्लोट करते हुए नजर आएंगे और कुछ सीड्स आपको डूबते हुए नजर आएंगे। दोनों में से एक केस देखने को मिलेगा। तो पहला केस ये बोलता है कि कुछ सीड जो फ्लोट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बेटा मैंने अभी जस्ट बताया है
कि जिन सीड के अंदर छेद रहेगा वो खोखले हो चुके, उनका बीज का मालताल खा चुके, कौन, जो कीट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्यों करते हैं, उनके बीच में क्या आ गई, एयर आ गई। खाली बोतल को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करेंगे, इसी तरीके से वो भी एक खाली बोतल की तरह काम करेंगे। तो खाली सीड फ्लोट करते हैं, खराब सीड क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, और जो अच्छे सीड है वो क्या करेंगे, सिंक करेंगे। तो ये जो तरीका है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है ना। उस समय पढ़ाई भी नहीं इतनी होती थी, फिर भी हमारे जो दादाजी और होते थे उनके भी दादाजी और बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुआ करते थे, है ना। हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं इतना। तो ये सारी चीज पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, इसको आज भी फॉलो करते हैं। तो ये है सीड सिलेक्शन का तरीका। चलो सीड हमने सिलेक्ट कर लिया, अब भैया उसको खेत में तो बोएंगे ना, तो शोविंग ऑफ सीड किससे करेंगे। तो इसमें भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो तरीके हम देखेंगे। पहले ट्रेडिशनल समय पे क्या करते थे, ऊंट और बैलों के पीछे हल जोत के हम हल जोता करते थे। हल जोतना, ठीक है, मैन्युअली जोड़ लगा के ऐसे खेत के अंदर चलते थे और आगे आगे ऊंट चलता था, पीछे पीछे बीज बोते थे, ऐसे होता था। तो पहले क्या होता था, वुडन प्लाव, उसका इस्तेमाल करते थे। किसका करते थे, वुडन प्लाव का, है ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर तो पहला था ना टिलिंग एंड प्लाविंग, उसमें भी पहले वुडन प्लाव का इस्तेमाल करते थे। आजकल तो नए जमाना आ गया भैया, ट्रैक्टर वगैरह का जमाना आ गया, तो नए आधुनिक उपकरण आ गए, नई मशीन्स आ गई, तो इसलिए इतना ज्यादा जोर नहीं आता अभी, है ना। तो पहले वुडन प्लाव हुआ करता था, उसमें क्या होता था, एक हिस्सा तो क्या होता था, कैमल या फिर जो बुल है उसके पीछे लग जाता था। एक हिस्सा हम क्या करते थे, अपनी जो फील्ड होती थी उसमें पेनिट्रेट करते थे। पेनिट्रेट मतलब धसा देते थे अंदर। तो जैसे जैसे कैमल आगे चलता था वो पीछे से खोदता हुआ चल जाता था, जिसको हम टिलिंग बोलते हैं, प्लाविंग बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता था, उसके साथ में एक फनल जोड़ी हुई होती थी। जैसे आपने देखा होगा कीमा, जिससे हम किसी बोतल में कुछ चीज डालते हैं तो ऐसे गिर जाएगा बाहर, तो उसमें कीमा लगाते थे, ऐसा होता है, देखो ऐसा गाँव में हम इस्तेमाल करते थे पहले, ठीक है। इसमें कोई भी चीज डालनी तो इसमें डालते थे ऐसे फनल, है ना। हाँ हाँ, तेल वगैरह डालने में, इन चीजों में, तो इसमें से सीधा क्या है, वो बाहर ना गिरे, सीधा बोतल में चला जाए या किसी कंटेनर में डालते हैं। तो इसी तरीके की फनल होती थी। तो क्या करते थे, जैसे जैसे आगे वो चलता रहता तो उस फनल में बीज डालते रहते थे। ऐसे पोटली होती थी उनके गले में ऐसे लटकाई हुई, उस पोटली में बीज रखते थे, फिर उसमें से डालते जाते थे हाथ दे के, फिर ऐसे। अब सोचो आप, जब पोटली में से बीज डालेंगे तो कहीं पे ज्यादा गिर रहे हैं, कहीं पे कम गिर रहे हैं, बराबर थोड़ी गिरेंगे, नहीं ना। उसको थोड़ी पता है मैंने 5 बीज लिए कि 10 बीज लिए, है ना। वो तो आ गया जो आ गया डाल दिया उसने, कहीं ज्यादा कहीं कम। और आजकल क्या हो रहा है, मॉडर्न में ऊंट की जगह कौन आ गया, ट्रैक्टर आ गया, और वुडन प्लाव की जगह आयरन प्लाव आ गए, है ना। और जो पोटली से डालता था उसको जरूरत ही नहीं है, पीछे बॉक्स लग गया। तो उसमें क्या करते हैं, बीज हम डाल देते हैं, सीड हम डाल देते हैं, और यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो बेटा पुराने में आज वाले में क्या डिफरेंस है, यूनिफॉर्मेशन, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड। तो पहले क्या होता था, हम कितने भी बीज डाल दिए, कहीं ज्यादा डाल दिए, कहीं कम डाल दिए। अब क्या होता है, बराबर सीड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे क्या होगा, जो ओवर क्राउडिंग होती है ना प्लांट की, वो कम हो जाती है। यानी एक जगह कई सारे प्लांट उग गए, अब बेचारे एक जगह उग जाएंगे तो वो तो खाने के लिए लड़ेंगे, है ना, ठीक है। अब जैसे 2 रोटी पड़ी है, 10 जनों को छोड़ दिया मैंने, चलो जाओ खाओ, तो एक दूसरे को खा जाएंगे, रोटी को नहीं खाएंगे, ऐसा होगा ना, लड़ लड़ के। और जहाँ पे 2 ही बच्चे हैं और 2 रोटी है तो एक एक बांट के खा लेंगे। तो ज्यादा लोग होंगे और कम चीजें होगी तो लड़ाई होगी उनके बीच में, होती है ना, इस तरीके से। तो ओवर क्राउडिंग को मिटाने के लिए क्या करते हैं, हम सीड ड्रिल्स का यूज करते हैं, जो आज के समय पे। अब ये सेकंड जो था स्टेप, किसमें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमने देख लिया सीड शोविंग का, ठीक है। थर्ड जो स्टेप है वो क्या है, एडिंग मैन्योर या फिर मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर को हम थोड़ा सा ऊपर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बाकी डिटेल में हम अगले क्लास में समझेंगे। तो देखो मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर क्या होते हैं। मैन्योर होता है ऑर्गेनिक वेस्ट से बना हुआ क्या होता है, मटेरियल या सब्सटेंस, जो क्या करता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी उगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गाय का गोबर हुआ, भैंस का गोबर हुआ, या फिर प्लांट का वेस्ट हुआ, हंसो मत, सही बात है। और क्या हुआ, एनिमल वेस्ट हुआ। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक यानी नेचुरल वेस्ट।
इनको डिकम्पोज होने के बाद में जो बनता है वो बनता है मैन्योर। इसके अलावा दूसरा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसे हम लैब या केमिस्ट्री लैब्स या फिर हमारी फैक्ट्रीज में बनाते हैं, जो केमिकल से बनता है, सिंथेटिकली बनता है, हम खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से नहीं बनता, केमिकल से बनता है, जिसमें यूरिया आ गया, जिसमें एनपीके आ गया, जिसमें पोटास आ गया, जिसके अंदर पोटेशियम के नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से बने हुए कई सारे ऐसे सब्सटेंस या कंपाउंड जो क्या करते हैं, हमारी सॉइल के अंदर प्लांट्स को ग्रो करने में, फास्टर ग्रो करने में और उनकी जो यील्ड प्रोडक्शन होती है ना, उसको और बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इनको हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सा सही रहता है, कौन सा खराब रहता है, कंपैरेटिवली दोनों कैसे हैं एक दूसरे में। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।